इस समय ईरान युद्ध को आपने देखा कि कल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब 5 दिनों तक वो कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है पिछले 2 दिनों से। ये कल शाम का ट्वीट था जिस पर हमने कार्यक्रम भी किया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं और तमाम न्यूज वेबसाइट्स पर, एनडीटीवी पर, ट्रिब्यून पर उनके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये जो बातचीत का दरवाजा खुला है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान इस ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद कर रहा है। मीडिएटर के रोल में इस समय ईरान सामने नजर आ रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर की जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उनकी बात हुई है। साथ में शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात किया है फोन पर। और ये खबरें आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद, जो कि एक न्यूट्रल जगह माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह है जो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करवाएगा। एक और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको दिखाइए जरा ताकि लोगों को पता चले कि ये एक नहीं बल्कि कई वेबसाइट्स पर ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से शांति वार्ता अमेरिका और तेहरान और इजराइल के बीच में हो। अब आप ये देखिए, और लाइकली इन इस्लामाबाद, यानी कि ये जो शांति बैठक है ये भी इस्लामाबाद में हो सकती है। अब जयराम रमेश ने इस पर क्या लिखा है, मैं उसको आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। जयराम रमेश का एक ट्वीट मैंने आपको भेजा था। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को प्ले करिएगा। ये देखें, उन्होंने आज सुबह सुबह का ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि मल्टीपल रिपोर्ट्स इन लीडिंग इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैव आइडेंटिफाइड पाकिस्तान एज वन ऑफ द इंटरमीडियरीज being used between the US and Israel on one side and Iran on the other. If these reports are true, they represent a severe setback and rebuff to India, and it is all attributable to the self-styled Vishwaguru. For over a year, it's been abundantly clear that in spite of our undoubted military successes in Operation Sindoor, the sad reality is that thereafter, Pakistan's diplomatic engagement and narrative management has been markedly superior to that of the Modi government. Pakistan, which was in a hugely precarious situation, politically, socially, economically, and globally, has received a fresh lease of life. President Donald Trump warmly and repeatedly embraced the man whose incendiary and inflammatory rhetoric formed the backdrop to the Pahalgam terror attack on April 22nd, 2025, and hosted Field Marshal Asim Munir twice in the White House, including for an unprecedented lunch. The Pakistani establishment has developed a cozy relationship with President Trump's immediate circle. इस बात को जयराम रमेश ने लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी आगे भी उन्होंने लिखा है, देखिए, Mr. Modi's ill-advised visit to Israel that ended just 2 days before the unprovoked US-Israel aerial assaults on Iran began will go down in our political history as a singularly disastrous choice, one that has made us retreat from a position where we could and should have mediated. The Prime Minister's huglomacy stands brutally exposed. The country is being forced to pay a price for this. अब आप ये सोचिए, भारत ब्रिक्स नेशंस की चेयरमैनशिप है इस समय भारत के पास, लेकिन फिर भी आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। तो कहां गया वो जो पूरा इकोसिस्टम था जो कहता था पापा वॉर रुकवा रहे हैं, और लोग कह रहे थे कि अरे भाई युद्ध, देखिए हमारे टैंकर्स आ रहे हैं। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर्स भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए रोज हमारे यहाँ 1-2 टैंकर्स आ रहा है। आज देखते देखते इस पूरे युद्ध को रुकवाने का काम पाकिस्तान करने लगा। आज क्या इस पर चर्चा ना की जाए, या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है? भारत की एक पोजीशन थी, एक आवाज थी, आज वो आवाज भारत की कहां है? ब्रिक्स के हम चेयर तो कर रहे हैं ब्रिक्स को, लेकिन क्या नाम के वास्ते, किस लिहाज से आज हम ब्रिक्स की चेयरिंग कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि बोल दें कि भाई हम ब्रिक्स की चेयर भी नहीं करेंगे। चेयरमैनशिप की क्या जरूरत है ब्रिक्स के? अगर पाकिस्तान को ही सारा लेवरेज देना है तो पाकिस्तान को ही उस भूमिका में ले आए, भारत की क्या जरूरत है इसमें? तो आज प्रधानमंत्री से क्या इसको लेकर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है मैम। विवेक देशपांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है विवेक। और मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में शायद सिद्धार्थ शर्मा भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं प्रोफेसर मोहसिन से शुरू करती हूँ। मोहसिन को कहीं जाना है, इसलिए मैं उनसे ही शुरुआत कर रही हूँ कि प्रोफेसर मोहसिन, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है।
आज ये चीज क्या मोदी सरकार को पच रही है? आज क्या मोदी सरकार को ये चीज देख के कोई फीलिंग नहीं हुई होगी? कल भी मोदी जी ने एक बड़ा बयान लोकसभा में दिया, आज राज्यसभा में भी उनका बयान है 2 बजे। लेकिन आज जब ये खबर मोदी जी ने पढ़ी होगी तो किस तरीके की फीलिंग आज मोदी सरकार को हुई होगी कि पाकिस्तान को हम देने दें? अच्छी बात है, पाकिस्तान वॉर रुकवा रहा है। जी सर। देखिए, वैसे तो पता नहीं कि ये वॉर रुकेगी, मेरे ख्याल से तो ये अभी रुकेगी नहीं, चाहे पाकिस्तान कूदे बीच में या कोई भी। पर हिंदुस्तान के लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। ये दो चीजें दर्शाता है ये मूव जो है पाकिस्तान को मीडिएटर बनाने का। कि पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी इज्जत नहीं करते, इसके बावजूद कि उनके लिए ट्रंप सरकार अगली बार और ये सब किया गया, उनको गले लगाया गया, वो जो है सिर्फ ताकत की इज्जत करते हैं। वो इसको कमजोरी की निशानी मानते हैं। अगर कोई उनके सामने ज्यादा झुकता है, ज्यादा चापलूसी, गिड़गिड़ाता है, हंसता है, तो वो उसको कमजोरी मानते हैं। अ, दूसरी बात ये है कि वो हिंदुस्तान को शायद उतना नजदीक नहीं समझते अपने जितना पाकिस्तान को समझने लगे, क्योंकि पाकिस्तान और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने उनकी रग समझ ली है। क्योंकि है तो ट्रंप साहब भी बहुत करप्ट और झूठ भी बहुत बोलते हैं, तो वो समझते हैं कि कैसे इनको खुश किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री हमले से 2 दिन पहले जाके गले से लगा रहे थे नेतन्याहू को, उनकी पार्लियामेंट में खिलखिला के हंस रहे थे और उनको अपना भाई बता रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता, और ईरान को भी सही लगता है कि हिंदुस्तान को मालूम था कि हमला होने वाला है, वरना 1-2 दिन पहले कोई जाता नहीं आक्रमण शुरू होने से पहले। खतरा होता है ना, तो बताते हैं। तो और खतरा तो आप देख ही नहीं थी, मंडरा रहा था कई हफ्ते से, बिल्डअप हो रहा था यूएस फोर्सेस का। और तो तो ईरा बल्कि ईरान ही नहीं, पूरा ग्लोबल साउथ अब हिंदुस्तान को ऐसे देखता है जैसे इसराइल और अमेरिका के साथ ही खड़ा हुआ है हिंदुस्तान, उसको अलग नहीं समझते। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामयाबी रही, क्योंकि पिछले 70 साल से हम एक तरह के लीडर माने जाते थे ग्लोबल साउथ के, प्रगतिशील देशों के। हम हमारी एक नैतिक वो थी, साख थी। हम हमें समझा जाता था कि हम उसूलों पे बोलते हैं। एक तो सन्नाटा सा है, कोई आवाज ही नहीं आती कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे कितना भी घोर अपराध हो रहा हो। फिर हमने आक्रमण शुरू होने के बाद भी कोई निंदा नहीं की, हेड ऑफ स्टेट को मार दिया। वो उनके हेड ऑफ रिलीजन भी थे, धार्मिक उनके नेता भी थे वो। तो उसके बाद से हिंदुस्तान के ऊपर ईरान को तो इतना भरोसा नहीं है कि वो उनको मीडिएटर बनाए। मीडिएटर उसको बनाया जाता है जिसके ऊपर काफी भरोसा होता है। तो मुझे लग नहीं रहा कि दोनों तरफ से ही हिंदुस्तान बन सकता है। और ये शुरुआत हुई थी असल में रूस और यूक्रेन से। उस वक़्त ही हमने जो चुप्पी बनाए रखी, वो गलत थी नैतिक तौर पे। और उस चुप्पी के बावजूद भी दोनों साइडों ने हमें ट्रस्ट नहीं किया। अगर आपको याद होगा तो मीडिएशन रशिया और यूक्रेन के बीच में ज़्यादातर तुर्की ने करवाया, और आस-पास के मुल्कों ने कुछ ने। तो हालाँकि तुर्की खुद नेटो का मेंबर है। लेकिन वो टर्की और इजिप्ट का भी नाम आ रहा है, लेकिन टर्की और इजिप्ट के साथ पाकिस्तान क्या मिलकर ये शांति वार्ता नहीं करवा रहा? और अभी तो ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? इसी तरीके की खबरें छपी है सब जगह। हाँ, ये खबरें छप तो रही हैं, पर ये वो नहीं बता रहे जो वेस्टर्न मीडिया में छप रहा है। वहाँ पे ओमान का नाम भी बार-बार लिया जा रहा है। ये जो हिंदुस्तानी प्रेस है, ये वो नहीं छाप रही। क्या वजह है इसकी मैं नहीं जानता। तो मिल सकते हैं कहीं पे भी। और पर ये कि कई दफ़ा शहबाज शरीफ की बात हो चुकी है ईरान के प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान से, ये बताया जा रहा है खबरों में। और ये भी कि आसिम मुनीर और शहबाज ने ट्रंप से बातें की हैं। तो दिख तो रहा है कि कुछ है, तो कुछ कुर्बतें हैं, पर अब ये नज़दीकियों का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा है इस वक़्त। मुझे लग नहीं रहा कि कोई रोकवा पाएगा इस जंग को। मुझे तो बल्कि ये लग रहा है, मैंने जैसे अपने चैनल पे कहा था कल, कि मुझे लग रहा है कि ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं कुछ अपने सिपाहियों के आने का, अ, यानी कि मरीन्स के आने का वहाँ पे। और क्योंकि ईरान मानेगा नहीं इतनी आसानी से, जितना नुकसान हो चुका है ईरान का, अब ईरान मानेगा नहीं। इस वक़्त जो शर्तें अमेरिका ने और इज़राइल ने रखी हुई हैं कि सारा यूरेनियम फ़ौरन दे दो हमें, 450 किलो। और
और आगे पीछे की कोई बात नहीं कर रहे। ईरान ने साफ-साफ कहा है कि इसका मुआवज़ा होगा जो नुकसान हुआ है और तब तक हम ये खोलेंगे नहीं, यानी हॉर्मूज़, और हॉर्मूज़ नहीं खुलेगा तो तेल की कीमत नीचे नहीं आएगी, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम हॉर्मूज़ पे एक टोल टैक्स लेंगे। अलग-अलग नंबर आ रहे हैं, कभी कहते हैं 1 मिलियन लेंगे हर जहाज़ पे, कभी 2 मिलियन। तो उनको वो चाहिए, उनको सीज़फायर नहीं चाहिए, उनको एंड चाहिए वॉर का, परमानेंट एंड चाहिए हॉस्टिलिटीज़ का। उनकी जो शर्तें हैं ईरान की, वो इस वक़्त अमेरिका को आसानी से हज़म नहीं होंगी, तो और इज़राइल को, तो ना वो न्यूक्लियर मटीरियल उनके हवाले करने वाले हैं, जैसे वो समझ रहे हैं। तो इस वक़्त मुश्किल लग रहा है। वो ये तक कह रहे हैं कि हम अमरीकी फ़ोर्सेज़ का यहाँ से रवानगी देखना चाहते हैं, ईरानी कह रहे हैं, तो नहीं, लेकिन मुश्किल आप लग ये रहा है। आज जो बात समझना चाह रही हूँ आपसे कि भारत सरकार के लिए ये कितना बड़ा तमाचा है, भारत की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है, अगर आज पाकिस्तान ये वॉर रुकवा रहा है। मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ये भारत का कितना बड़ा रोल माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में और ग्लोबल साउथ में, और अगर आज पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो एक इंटरमीडियरी बन रहा है, तो ये भारत के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। आज पूरे विश्व में लोग ये क्या बात नहीं कर रहे होंगे कि अरे भारत को हो क्या गया है, आज ये काम तो भारत को करना चाहिए था, पाकिस्तान क्यों कर रहा है। जी। तो प्रॉब्लम मैं बता तो रहा हूँ कि ये आज से शुरू नहीं है, ये तो काफ़ी दिन से है। क्योंकि भारत की इमेज जो थी वो एक धर्मनिरपेक्ष देश की थी और एक लोकतंत्र की, एक डेमोक्रेसी की, सेक्युलर डेमोक्रेसी की, वो ही स्लाइड हो रही है पिछले 10-15 साल से। 2014 से बहुत ज़्यादा स्लाइड हो रही है। भारत को जब से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चरम सीमा पे है, तब से भारत को नहीं माना जा रहा धर्मनिरपेक्ष, और हमारे, जैसे आपको पता ही है, हमारे मीडिया के ऊपर जो असॉल्ट है, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे जो असॉल्ट है, उसके बाद से भारत को कोई ऐसे एग्ज़ेम्पलर नहीं समझा जा रहा है। फिर भारत की सारी पोज़ीशंस भी चेंज होती रहीं। इज़राइल के साथ खड़ा हुआ गाज़ा के खिलाफ, और हथियार भी सप्लाई किए इंडिया से कंपनीज़ ने इज़राइल को उस जेनोसाइड के दौरान। इंडिया ने स्टेटमेंट भी नहीं दिया कोई ऐसा जो निंदा करे इज़राइल की हत्याओं की जो गाज़ा में की हैं उन्होंने। तो और दिखाया गया कि बहुत कुर्बतें हैं, बहुत नज़दीकियाँ हैं, नेतन्याहू से गले मिल रहे हैं, खिलखिला के हँस रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं और ट्रिप्स लगा रहे हैं वहाँ पे। तो हिंदुस्तान को ग्लोबल साउथ में अब, जो ग्लोबल साउथ का जो यानी प्रगतिशील देशों की जो जज़्बात हैं, वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और इसीलिए जो भी केसेस लाए गए हैं यूएन में एटसेट्रा, वो साउथ अफ्रीका और बाकी ग्लोबल साउथ के मुल्कों ने लाए, और ब्रिक्स ने भी, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और अरागची ने कहा इंडिया से कि आप भी कंडेम कीजिए, क्योंकि बाकी सारे ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं इस अटैक को हमारे ऊपर, और हमारे लीडर के असैसिनेशन को, हत्या को। पर इंडिया की चुप्पी बनी रही, हालांकि बिल्कुल। बाकी सब ने, रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका, सबने कंडेम किया है इसको। Hmm. ठीक है। Okay, Mohsin, I'll let you go because you were saying that you have to rush for a meeting. Thank you so जी। much for joining.